पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल और फिर आमरण अनशन। साहब, ये किसी प्रशासन की नींद खोलने के लिए, सरकार की नींद खोलने के लिए कम नहीं है। वोट मांगने के लिए जब नेता सरकार घर द्वार पर आती है तो जनता को न्याय दिलाने के लिए आखिर क्यों नहीं। आयरन वैली नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक औद्योगिक क्षेत्र है जो धौलाकुआं में आता है और आपको बता दें कि यहाँ के लोग कई दिनों तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे क्योंकि यहाँ फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। आपको बताते चले कि नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योग धौलाकुआं स्थित आयरन वैली के खिलाफ लगातार लोग आमरण अनशन पर रहे। 4 दिन का आमरण अनशन रहा, जिसके तदुपरांत यहाँ पर प्रशासन पहुंचा और क्या आश्वासन दिया है उसमें खास बात ये भी रही कि लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर नाथूराम चौहान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी कदम से कदम मिलाकर लोगों के साथ खड़े रहे। समाज सेवा में भी अपना अग्रणी योगदान रखते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। फिलहाल दिल्ली तक पहुंच है और दिल्ली तक गूंज है। अपने बेबाक बोल के लिए वे जाने जाते हैं। किस तरह का चैलेंज आपके सामने रहा, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन आने वाले हैं, अब चुनाव, लोकसभा चुनाव सिर पर है, नेता घर द्वार पर आएंगे, लेकिन जब स्थानीय नेताओं का पुतला यहाँ पर फूंका गया तब जाकर उनके कानों पर आवाज़ गई या फिर इस बात को नज़रअंदाज किया जा रहा था। बिल्कुल बात आपकी सही कि जब चुनाव होते हैं तो ये नेता लोग घर द्वार जाते हैं और वोट मांगने घर पे जाते हैं और लोगों के पांव तक पड़ते हैं। पर जब लोगों को इनकी आवश्यकता पड़ी तब इन्होंने सीधा मुंह देखा तक नहीं। लगभग महीना भर आंदोलन चला और हिमाचल प्रदेश का अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन था ये। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था, इसमें कोई बहुत बड़ा व्यक्ति इसमें नहीं रहा, लेकिन आम आदमी जो आम जनमानस वो इसमें बिल्कुल जुड़ा रहा। जैसा पिछले लगभग 17 साल से लगातार ये इशू चला हुआ था। हम लोग जब वहाँ पर अनशन में बैठे थे उसी दौरान दिल्ली की एक खबर आई कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 से अधिक है। लोगों को हिदायत दी गई कि घर से बाहर ना निकलें, बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें। मास्क लगाने के साथ साथ आप एयर कंडीशन गाड़ी का प्रयोग करें, ऐसी हिदायत दिल्ली में दी गई थी। तो मैं हैरान था कि जहाँ पर हम लोग अनशन उस दौरान कर रहे थे, क्योंकि वो आमरण अनशन नहीं था, तब सामान्य अनशन चला हुआ था, तो वहाँ पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 प्लस था और वो भी मैनेज करने के बाद, क्योंकि लोग कुछ मैनेज करते हैं, उसके बाद 240 था। और वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी किस तरह का, टायर, काले टायर की जो तार होती है उसका, जिससे कि सीधा सीधा लंग्स कैंसर होता है। मैं तो बड़ा हैरान रहा उसके बाद, और उस खबर को सुनने के बाद मैं शौक हो गया कि इसका मतलब बहुत जल्दी लोग मरेंगे और बहुत जल्दी लाशें गिनना तक मुश्किल हो जाएगी, इतनी संख्या में लोग मरेंगे, क्योंकि उससे सीधा फेफड़ों का कैंसर होता है। लोगों को चर्म रोग तो मुझे खुद हुआ है। मैं वहाँ जब हम लोग अनशन बैठे रहे तो अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर ही खाज खुजली होने शुरू हो गया। आपको थोड़ा सा रोक दूं यहाँ पर। जब हम लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए थे, वाकई में नाहन से भी वहाँ पर पत्रकार पहुँचे थे और पावंटा साहिब से भी हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, तो हम लोग वहाँ पर 1 घंटा नहीं रह पाए। घर वापस पावंटा आने के बाद गले में खांसी, सिर दर्द, आँखों में जलन 2 दिन तक कंटिन्यू रही। तो वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वाकई में उनका क्या हाल होगा। यही इशू था। फिर मैंने भी जो लोग यहाँ पर आए थे, मैंने उनको कहा कि क्या वहाँ को कोई नेता, कोई प्रधान उपप्रधान, तो कहे कि सब बिक गए। किसी को अच्छा बुरा लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों के शब्द है कि सारे बिक चुके हैं और सब बिक गए। अब मैंने जब आप जैसे मीडिया लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने भी कहा कि वैसा वहाँ फलानी डेट में वो बिके, तब वो बिके, तो वो बिके, तो लंबी फहरिस्त थी 17 साल में बिकने की। तो मुझे पहले ढूंढना पड़ा कि ठीक आदमी कौन है, सही आदमी कौन। ठीक, हम तक आवाज़ पहुंची तो हमें वो इश्यू उठाना, मुझे वो आवाज़ उठानी, मुझे उन लोगों की आवाज़ बनना है। दूसरा कोई साथी वो है नहीं, नेता साथ में होंगे नहीं। वहाँ के प्रधान उपप्रधान बीडीसी मेंबर तमाम तरह के लोग सारे के सारे बिक चुके थे। ये वो है जो उन लोगों ने कहा है कि फलाने को ठेकेदार दी गई, फलाने की गाड़ी अंदर लगा दी, उसका ट्रैक्टर लगा दिया, उसका ये हो गया, उसका तमाम तरह के लोग, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। बचा कौन? आम आदमी। और आम आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि उस कंपनी के खिलाफ लड़े जो कंपनी दिल्ली तक अपनी पहुंच रखती है। उसका मालिक सीधा सीधा बोलता है कि क्या कर लेंगे, मेरी दिल्ली तक पहुँचे, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। आपकी भी तो दिल्ली तक पहुँचे। हाँ, नहीं मेरी तो नहीं कह सकते, लेकिन आम आदमी की सच में दिल्ली तक पहुँचे। आम आदमी की आवाज़, और सबसे बड़ा वहाँ जो नुकसान हुआ पिछले दिन, वहाँ गौ माता मरी और वहाँ जो एक बछड़ा मरा, तो मुझे लगा, मैंने कहा भी, लोगों ने भी कहा शायद उनकी पुकार वहाँ तक गई है। लोगों ने कहा कि तब आप हमें मिले, शायद उनको जो गौ माता
का जो बलिदान वहाँ पर हुआ, या बछड़ा जो हुआ, जो नंदी महाराज जो वहाँ पर पूरे हुए, शायद उनकी पुकार वहाँ तक पहुँची, हमारी पुकार तो पहुँच नहीं रही थी वहाँ तक। बिल्कुल कहना आपका सही है कि लोग वहाँ रह कैसे रहते। जब मैं लोगों को ये सब चीज़ें बोलता था, बताता था, लोग बोलते कि लोग जिंदा कैसे हैं। जितने भी मेरे जो जानकारी पूरे हिंदुस्तान भर में, उसमें साइंस से संबंधित लोग भी है, लोग मेडिकल संबंधित लोग भी, लोग बोलते हैं अब तक लोग जिंदा कैसे हैं, कितने लोग मरे। मतलब कहीं मरने का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 100 के आसपास मरे हैं इन 10-12 सालों में, और बोलो अभी तक जिंदा की, तो वहाँ तो लाशें इतनी गिरनी चाहिए कि वो काउंटिंग करना मुश्किल हो जाए। ऐसे मैंने कहा शायद लोगों की इम्यूनिटी ठीक है, लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। शायद मुझे भी लगा कि लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। जैसा आपने कहा कि वहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, मुझे जब हम लोग आमरण अनशन में बैठे तो 2 दिन तो ठीक चला रहा, तीसरे दिन मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, मुझे दिक्कत हो, तो फिर मास्क लाने पड़े। मास्क ना केवल मुझे मैंने मास्क लगाए, बल्कि आप अगर वहाँ की कवरेज देखेंगे तो सब लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। जो हिंदुस्तान में जो टायर कहीं नहीं चलता, वो यहाँ चलता है, सिरमौर में चलता है। और यहाँ के नेता, मैं राजीव बिंदल जी से भी कहना चाहूँगा कि राजनीति के चाणक्य है, लेकिन चाणक्य तो फेल हो गया, अपनी विधानसभा में चाणक्य फेल है। और वहाँ जो 99% जो लोग थे वो भाजपा से संबंधित थे। जो मेरे साथ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आज वो किसी और के साथ हो सकते हैं, होना भी चाहिए। जब ऐसे नेता आपका सहयोग नहीं देंगे तो ठीक है, उन्हें जिंदा रहना है भाई। नेता तो तब है, वोट तो तब देंगे जब वो जिंदा रहेंगे। जब जिंदा रहेंगे तो नेता को कोई फिक्र नहीं, नेता का कोई कॉल नहीं, नेता का कोई फ़ोन नहीं। रजनीश जी प्रधान हुआ, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब यहाँ पर मुझे पौंटा मिले तो फिर यही था कि कौन कब बिकेगा, सिलसिला ही था। तो मैंने कहा आप लोग टिकेंगे नहीं टिकेंगे, तो कुछ लोग तो तब भी ना अनुकूल करने लगे, लेकिन रजनीश ने कहा कि मैं साथ में खड़ा रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे केवल एक आदमी चाहिए, पर वहाँ के लोगों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि 700 की संख्या में लोग मेरे साथ हमेशा डटे रहे। छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, आपने देखा होगा वाइट में एक शायद 80-90 साल के बुजुर्ग, वो भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो धान भी काला होता है, और सच में चावल भी वहाँ पर काला होता है। लोगों की कुछ चीज़ें थी, लोगों की शर्तें थी। देखो, हवा में वहाँ जहर है, पानी में वहाँ जहर है। आप पानी, ग्राउंड वाटर आपका जहरीला हो गया है। ज़मीन, आपकी ज़मीन के अंदर आपका बिल्कुल उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो गई है। और जो पुरुष और मनुष्य क्या बोलते हैं, जानवर का जो जनन प्रक्रिया है वो वहाँ बाधित है। और जैसे आपने अगर कुछ देखा होगा, हमने जो वहाँ वीडियो बनाई, जैसे नागौर सिंह महिला साहब जो बम फोड़ते हैं ना, जो आप टीवी में देखते हैं, सेम वैसे बम को वहाँ मतलब प्रति सेकंड फूट रहे हैं। मिनट तो छोड़िए, प्रति सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा का समय होता है जब तक एक बहुत बड़ा गुब्बार नीचे से ऐसा आता है धुएँ का, और 15-20 सेकंड वो ऐसे जब तक घुलता नहीं पूरा, तब तक एक गुब्बार, और जैसे वो बहुत बड़ा धमाके हो रहे हो। कहाँ है सरकार? अब हमने कुछ कहा भी है, उस सब कड़े शब्दों में कहना पड़ा, मजबूरी थी मेरी कहना। कुछ लोग नाक मुँह सिकोड़ लेते हैं यहाँ के अधिकारी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अब इतनी छोटी सी उम्र में लगभग 14 तो एसडीएम देख लिया अपने सामने, आए गए, एक से एक फन्ने खान आए। 7 या 8 से अधिक मैं डीसी देख चुका हूँ, और इतने लगभग एडीसी देख चुका हूँ अपने सामने। पांवटा एसडीएम वहाँ पर पहुँचे थे, क्या उन्होंने वहाँ पर कहा, लोगों से क्या आश्वासन उन्होंने दिया है, होगा न्याय मिलेगा लोगों को, या अभी भी नहीं मिलेगा? उसके बाद वहाँ पर एलआर वर्मा भी शायद पहुँचे थे। हाँ, एसडीएम साहब तो जब आए तो उन्होंने तो और उल्टा लोगों को कहा कि यहाँ बाहरी लोग रह रहे हैं। लोगों ने आड़े हाथों लिया कि बाहरी कौन है, कोई पाकिस्तानी तो बताएं। उसके ऊपर मैंने भी प्रतिक्रिया दी थी कि भाई अगर उड़ीसा में चक्रवात आया तो मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री ने पट्टायक जी ने मुझे कहा कि मैं बाहरी हूँ। 2001 में जो गुजरात में भूकंप था तो उसमें तो मेरी उम्र खुद की बहुत छोटी थी। और मैं ये बताना चाहूँ एसडीएम साहब या बाकी अधिकारी को, मुझे सरकार भी लोग बोलते हैं, तो मेरा नाम नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने मेरा नाम सरकार रखा था। 2001 में जब भूकंप आया था गुजरात में, मैं वहाँ रहा, शांति कुंज वार्षिक में हम लोग पढ़े वहाँ पर, वहाँ से हमारी ड्यूटी लगी थी, वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट हम गए थे, सबसे छोटा कार्यकर्ता था। तो आप जब भी आते थे मेरी पीठ होते थे, और कैसे हो सरकार, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय सचिव होते थे, महासचिव होते थे नरेंद्र मोदी जी, तब मुख्यमंत्री नहीं होते थे, केशु भाई पटेल जी मुख्यमंत्री होते थे। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि मैं बाहरी हूँ। हिंदुस्तान में जितने भी पिछले दिनों जो भी जहाँ भूकंप आया, जहाँ चक्रवात आया, जहाँ पर दिक्कत आई, मैं आपदा में डिजास्टर मैनेजमेंट में रहा हूँ और मैं गया हूँ वहाँ पर किसी भी स्टेट के किसी भी मुख्यमंत्री मुझे ये नहीं कहा कि मैं बाहरी हूँ, जो कि मुझे अपने यहाँ पर अपने घर पे सुनने का मौका मिला कि मैं बाहरी हूँ। बड़ा अच्छा शब्द नहीं था। एलआर वर्मा जी ने क्या कहा है? वर्मा जी की तो बात ही अलग है। उनको जो पौंटा साहब में रहे तब भी और आज भी उनका दीवान। वो जब पहली बात एसडीएम साहब ने कहा मैं यहाँ नहीं आता, मैं बाहरी से बात नहीं करता। दूसरी बात उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में ठीक कर लेता हूँ। तीसरा उन्होंने कहा कि अभी क्या बैठे रहो, इस सोमवार चाहे अगले सोमवार तक बैठे रहो। बड़ी ऐसी बातें थी जो बहुत अच्छी नहीं लोगों को नहीं लगी। एलआर वर्मा जी जैसे आए तो उन्होंने कहा कि मैं आ सकता हूँ। अब कल्पना करें, आप इतना बड़ा अधिकारी वो कह रहा है हाथ जोड़ के कि नमस्ते सबको, क्या मैं आपकी सभा में आ सकता हूँ? लोगों का मन वहीं से पिघल गया। यार इतना बड़ा अधिकारी हाथ जोड़ के हमें कह रहे कि मैं आ सकता हूँ। लोगों ने कहा बिल्कुल आप आइए, स्वागत है। आए, बैठे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि आप इतने समय यहाँ पर बैठे रहें। वो लोग और पिघल गए। लोग
कुछ चीज़ें तो ऐसी थी शायद मैं भी बहुत हार्ड था, मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। मैंने कहा कि कम से कम 1000 करोड़ का जुर्माना ठोकना चाहिए इस कंपनी के मालिक को। पर लोगों ने, क्योंकि उनकी बातें इतनी अच्छी लगी लोगों को, तो लोग फिर लोगों ने मेरे सिक्योरिटी का इशू उठाया वहाँ पर कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कहना है कि वहाँ जो फैक्ट्री आने वाली फैक्ट्री, वहाँ उसके अंदर जो रहते हैं यूपी और बिहार से आ रखे हैं बहुत सारे लोग। हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग क्रिमिनल भी हो। तो जहाँ ये मैनेजमेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है उसका मालिक, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं 2-4 लाख रुपए देना, और किसी आदमी के लिए 2-4, तो लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज वहाँ पर उठाया। अलावा जी कहा कि मैं आज ही जाके शाम को डी साहब को कहता हूँ और कल मैं इसका करवा डी साहब को कल ही बोलता हूँ कि आपका सिक्योरिटी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि बाकी लोगों ने ऐसा कहा कि आपको खतरा भी है। सच में मैं उसके बाद घर से ज़्यादा बाहर निकलता भी नहीं हूँ, शायद आज ही घर से बाहर निकला हूँ, तो दिक्कत तो है। तो ये भी सारी चीज़ थी। उन्होंने वर्मा जी ने जो एक IAS अधिकारी जो बात होती है, IAS अधिकारी ने HS अधिकारी IAS अधिकारी जो बात होती है उस हिसाब से उन्होंने बात की, और लोग उनसे उनकी बातों से संतुष्ट हुए, और लोगों ने जैसे जैसे शर्तें रखी थी वो शर्तें उन्होंने मानी, लोग उसे शांत हुए, लोग संतुष्ट हुए। तो लोगों ने कहा ठीक है, तो लोगों ने उसके बाद नारे लगाए, लोगों ने खुशी मनाई। पर सबसे बड़ी बात इस आंदोलन से निकली, एक आम आदमी को, छोटे छोटे आदमी को लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी। मैंने उनको कहा कि अधिकार है आपका, जो अधिकार नरेंद्र दामोदर मोदी जी को नहीं, वो अधिकार आम आदमी के लिए है। तो उन्हें लगा कि हाँ, हमारे लिए अधिकार सुरक्षित है और हमारे अधिकार अगर, फिर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही जो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप जैसे लोग रहेंगे तो समाज अभी बचा रहेगा। तो स्थायी समाधान क्या हो सकता है इसका, क्या बोला है अभी? स्थायी समाधान तो ये होगा कि टायर बंद होगा चलाना, जो कहीं नहीं चलता हिंदुस्तान में, तो यहाँ पर भी क्यों चला जाए, यहाँ पर वो बंद होगा। हाँ, कुछ इनका शायद स्टॉक होगा, कुछ रखा होगा पहले, वो जलाने के साथ वो परमिशन मांग रहे होंगे, अधिकार से परमिशन मांगी होगी। लोगों ने भी कहा कि अगर हम इतने 17 साल से झेल रहे हैं, अगर 2-3 या 2 महीने हमें झेलना पड़े तो शायद हम झेल लेंगे। ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ है जो लिखित में हुआ था। आगे भी देखने को ये मिला है कि कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि ये माना जा रहा था कि जो फैक्ट्री वहाँ पर है आयरन वैली, उन्होंने पंचायतों की NOC वहाँ पर ली है, पंचायतों की NOC ली है। तो उसमें कई लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली तक पहुँचे और फैक्ट्री का वह क्या बिगाड़ लेंगे। ये प्रश्न भी कई लोगों का था कि बड़ी फैक्ट्री है, क्या बिगाड़ लेंगे वहाँ पर आमरण अनशन करके या निश्चितकालीन हड़ताल करके। तो इसमें क्या जवाब आप देना चाहेंगे? सबसे पहले आप तो ये NOC का जवाब दीजिए, उसके बाद आप दूसरे सवाल करें। NOC दिए तो NOC में कहीं ना कहीं उनको जो प्रधान है, उपप्रधान है, या जो उसमें के बॉडी मेंबर होंगे पंचायत को, उनको धोखे में रखा गया। और शायद उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में कहीं भी वो टायर नहीं चलता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो उसकी अवहेलना की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान में कहीं ओपन में टायर नहीं चलेगा। NGT के जो उसकी अवहेलना की गई, और हाई कोर्ट का जो आदेश था उसकी अवहेलना वहाँ पर की गई। शायद प्रधान उपप्रधान को अब पता लगा कि हाँ, हमने कुछ जुर्म हमने भी किया है, वो भी उसके रिस्पॉन्सिबल, वो भी उसके जिम्मेदार है। दूसरी बात जो आपने बात कही, बिल्कुल हमें भी लोगों ने कहा कि यार 2-4 दिन बैठेंगे, ये कितने दिन बैठ लेंगे, उसके बाद उठ जाएंगे। जब हम, क्यों उन्हें आइडिया था कि हम लोग शायद ऐसे बैठेंगे, हमारी तरीका ये है बैठने का। जब हम वहाँ बैठे रहे तो उन्होंने कहा कि जो अंदर से जो खर्चा पानी मिलता था ना लोगों को, मैनेज करने वाले को, उनको खर्चा पानी कंपनी ने बंद कर दिया होगा शायद, कि तुम्हारे क्या फ़ायदा पर जब बाहर ये बैठे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन बैठेंगे तो उसके बाद उठ जाएंगे। फिर हम फिर भी बैठे रहे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, डंडे डुंडे मारेगी और इनको 2-2 4-4 डंडे पड़ेंगे, चलते रहेंगे यहाँ से। फिर वो भी हो गया, ना डंडे पड़े ना वो पुलिस कुछ कर पाए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो थी। और वहाँ के जो लोग जो है, लोकल जो लोग हैं, जो छोटी छोटी 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 के 1 लाख या 2 लाख के लिए बिकते हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कत थी। और कंपनी इतना मैनेजमेंट में इतना माहिर है कि वो चाहे प्रशासन की मैनेजमेंट हो, चाहे वो नेताओं की मैनेजमेंट हो, और चाहे आप कहें कि चौथे स्तंभ की मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट में बड़ा माहिर है वो। पर वो उस दिन हैरान रहा जब वो नेशनल चैनल पे और तमाम सारे चैनल पे आयरन वेरी चलता रहा। वो कंफ्यूज हो गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। वो जब अंतिम दिन जब आया वहाँ पर, जब वो समझौते के लिए आया तो हाथ ही जोड़े हुए थे, जबकि पहले वो तो लोग कहते हैं कि तो नमस्ते सुनता तक नहीं था। पर उस दिन उसके हाथ नहीं खुल रहे थे, बल्कि ADC साहब ने ये कहा कि क्या मैं बुला सकता हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल बुलाएं, क्यों नहीं बुला। तो कहा कि आप कोई गलत या मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, आपके सामने तो हम ऐसा करेंगे। क्यों डर लगा था कंपनी के मालिक को, जो पहले लोगों को डराता था, आज वो खुद डरा होता। और आम आदमी की सबसे बड़ी चीज़ जीत थी कि वो डर के हाथ जोड़ के सबके सामने आया था, और हाथ जोड़ के ही रहा जब तक वहाँ बैठा रहा। वो उसने सारी चीज़ें मानी, उसने सारी गलतियाँ मानी, कहा ये गलती है, ये गलती। तो अगर आदमी मानेगा फिर तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। और अगर तो कोई दादागिरी दिखाएगा फिर तो लोग तो फिर। पर ये हुआ कि लोग सच में, आम आदमी जगह है, आम आदमी को अपनी पहचान का पता लगा कि प्रधान तब है अगर हम हैं, उपप्रधान तब है अगर हम हैं, MLA तब है अगर हम हैं, मुख्यमंत्री तब है अगर हम हैं। अगर आम आदमी नहीं तो ना है प्रधान, ना MLA, ना कोई कुछ नहीं बन सकता। इसलिए लोगों को अपनी पता लगा है कि दिल्ली तक पहुँच रखने वाला व्यक्ति वो तब है अगर वहाँ पर आम आदमी, अगर आम आदमी नहीं तो दिल्ली पर तक पहुँच रखना भी बेकार है।
मैं ये भी आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत जल्दी वो चीज़ बंद हो जाएगी। बंद नहीं होगी तो हम एक अगला स्टेप भी लेने वाले हैं बहुत जल्दी कि वो चीज़ वहाँ पर होगी नहीं, हमारे संज्ञान में है तो लोगों को झेलने नहीं दिया जाएगा। मैं हैरान इस बात से भी हूँ कि वो व्यक्ति बार बार मुझे देख रहा था, क्योंकि उसने 26 दिन में लगभग करोड़ों रुपए खर्च किया था मैनेजमेंट के लिए। तो मेरे को देख के हैरान उसके लगा कि शायद मैंने उससे ज़्यादा पैसा खर्च किया है, पर पैसा खर्च नहीं किया था। हमने केवल आदमी जोड़े था, आम आदमी जोड़े थे। और फिर जो लोगों ने कहा कि जो गौ माता वहाँ मरी, जो नंदी महाराज मरे, या जो वहाँ पर मछलियाँ करोड़ों करोड़ों जो मछली मरी उस तेजाब की वजह से, या जो गंदा पानी जो गंदा हुआ जो बाद में यमुना जी में तक आता है, वो श्राप कहीं ना कहीं उसे लगा होगा और वो आवाज़ कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँची होगी। लोग ये कहते थे कि अगर आप नहीं मिले होते तो हमें पता नहीं कब तक हम झेलते थे। तो झेल ही भी पाते या नहीं झेल पाते, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि 5-6 महीने से ज़्यादा वो चलने वाला वहाँ सिस्टम नहीं था, क्योंकि कंटिन्यू अगर धुआं जाता रहेगा तो 5-6 महीने के अंदर लग्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। और आपने जैसा आपने भी कहा जी, 1 घंटा नहीं आदमी वहाँ रह सकता, बिल्कुल बाकी लोग सारी जीवन यहाँ कैसे जी रहे हैं, तो बड़ी हैरानी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए यंगवाता से। ग्राउंड ज़ीरो पर हम लोग भी गए थे और हम लोगों ने वहाँ पर स्वयं देखा है, लोगों के हाथ बिल्कुल काले पड़ गए थे, धान की फसलें ख़राब हो गई थी। अब उनका सवाल ये भी था कि साहब, धान की फसलें अगर वो मंडियों में ले जाते हैं तो उसका जो मूल्य होता है वो मात्र 0 होता है, इस फसल का वे करेंगे क्या। और वाकई में जो वहाँ से धुएँ का गुबार आता है वो लोगों को परेशान कर देता है, क्योंकि कई बीमारियाँ हो रही हैं, चाहे पशु हो, चाहे घास हो, इंसान हो, या फिर भोजन ही क्यों ना हो। तो ग्राउंड ज़ीरो पर हम लोग भी वहाँ पर गए थे, लोगों से बातचीत भी की थी। इसके बाद हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि फैक्ट्री का वाकई लोग बंद नहीं करवाना चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि स्थायी समाधान वहाँ पर हो सके, ताकि लोग वहाँ पर आराम से रह सके जैसे पहले भी रहते आए थे। कई लोगों का सवाल था कि फैक्ट्री का क्या बिगाड़ लेंगे, तो उसका जवाब भी नाथूराम चौहान ने आपको दे दिया है। तो फिलहाल ये तमाम खबरें आपके लिए थी और ज़रूरी था, इसलिए आपके बीच में आई। आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। सहयोगी तनु शर्मा के साथ यंगवाता न्यूज़ पांवटा साहिब से अंकिता नेगी।